दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि भाषा हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसकी क्लास 1 तथा क्लास 2 में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं, भाषा विकास के विविध रूप जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, सांकेतिक भाषा आदि, भाषा के अंग, भारतीय आर्य भाषा, अपभ्रंश या अवहट को संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ा था। और दोस्तों आज की क्लास 3 में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे और साथ ही जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से कैसे क्वेश्चन बने हैं वे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। और दोस्तों आपको इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आप अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेंड्स आज की क्लास 3 में हमारा पहला पॉइंट है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास को हम संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है और नेक्स्ट आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट, जिसे श्रेष्ठ भी बोलते हैं, भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। दोस्तों जो मैं आपको टॉपिक थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं वह सभी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं वो मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको यह समझ आ सके कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और यह सभी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इससे बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ योगात्मक। हिंदी आकृति की दृष्टि से श्रेष्ठ योगात्मक भाषा है। यह कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा, अंग्रेजी का पहला, जबकि चीनी भाषा मंदारिन का दूसरा स्थान है। दोस्तों यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएसआई 2016 में। क्या पूछा हुआ है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बस आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? यूपीएसआई परीक्षा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारोपीय परिवार के अंतर्गत। और दोस्तों भारत में 4 भाषा परिवार है। वे कौन कौन से हैं? जिनमें पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। अब हम ये जानेंगे कि भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और इनकी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो कितना है। जो ये 4 भाषा परिवार है इनमें से बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो पहला है भारोपीय जिसका है 73%, दूसरा है द्रविड़ 25%, तीसरा है ऑस्ट्रिक 1.7% और चौथा है चीनी तिब्बती 0.7%। नेक्स्ट दोस्तों हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह किस प्रकार से माना जाता है? तो ये हिंदी जो है वो अपभ्रंश भाषा के बाद की है। तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है, इसीलिए हिंदी का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसके बाद है पाली, उसके बाद है प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। और दोस्तों यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है न कि हिंदी भाषा का। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरान के ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो मानी गई है वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? आंसर है आपका सी, सौरसैनी अपभ्रंश। यह है लोअर फर्स्ट परीक्षा 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। और दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। यह भी आपको याद रखना है कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है और हिंदी की जननी केवल वो अपभ्रंश है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। यह
जो है हिंदी का विकास क्रम है। तो जिनमें सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, संस्कृत को आर्य भाषा जिसे आदि जननी भी कहा जाता है, या देव भाषा जिसे देववाणी कहा जाता है भी कहते हैं। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, ए, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए, ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। और दोस्तों किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, ओ भी विकसित हो गए हैं, जो संयुक्त स्वर है। यह भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश में डैड है, व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैड है व्यंजन का जो विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है, तो आंसर होगा आपका आदिकाल। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा हिंदी के विविध नाम, जिसमें पहला है मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा हिंदवी, हिंदुई, जबाने हिंदी और देहलवी थी। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और विद्यापति ने भाषा शब्द का प्रयोग भाषा या भाका रूप में किया है। यह भी आपको याद रखना है। मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा रेखता थी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी में लिखी जाने वाली भाषा दक्किनी तथा दक्षिणी थी। दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जितने भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसकी एक प्रैक्टिस सेट वीडियो लाऊंगा, जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से कवर कर पाओगे। और आप यकीन करना इन वीडियो के बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक किताब में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है जो आपको इन वीडियो में मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी खड़ी बोली की शैलियां। तो हिंदी खड़ी बोली की 3 शैलियां है, जिसमें पहली क्या है, हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा। नेक्स्ट शैली है उर्दू, जबान उर्दू और जबान उर्दू मोहल्ला। तीसरी शैली है दोस्तों हिंदी उर्दू के मिश्रित रूप में आम लोगों द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तानी भाषा। यहां से एक क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्जाम में यूपीएसआई परीक्षा 2021 में कि इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी उर्दू मिश्रित। दोस्तों यह मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं जिससे आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ सको कि यहां से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा का मानकीकरण, जिसमें पहला है मानक भाषा। तो मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित, टकसाली, साधु भाषा और नागर भाषा से है। यानी मानक भाषा का अन्य नाम यह सब भी है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो दोस्तों टकसाली भाषा कहते हैं ऑप्शन सी, परिनिष्ठित भाषा को। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह सभी मानक भाषा के अन्य नाम हैं। और मानक भाषा जिसे मानक हिंदी भी कहा जाता है का आधार खड़ी बोली है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली। नेक्स्ट दोस्तों मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्य में किया जाता है। मानकीकरण, मानक भाषा के विकास के 3 सोपान होते हैं, जिसमें पहला है बोली, उसके बाद बोली बन जाती है भाषा, फिर बनती है मानक भाषा। मानक भाषा के मानकीकरण का संबंध लिखित रूप से है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है जूनियर एडिड परीक्षा 2021 में। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, लिखित रूप से।
दोस्तों जिस तरह से मैंने हेडिंग वाइज इस वीडियो में टॉपिक को कवर किया है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिखकर आप अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी में मानक भाषा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। अब मानक भाषा के तत्व के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, चौथा है बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, पांचवा है सहजता, बोधगम्यता भी बोलते हैं जिसे, छठा है व्याकरणिक साम्यता और सातवां है सर्वविध एकरूपता। मानकीकरण के प्रमुख दोष। तो मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों जिस भाषा का मानकीकरण हो जाता है उस भाषा में स्थिरता आ जाती है, यानी वह वहीं रुक जाती है, उसकी गति में अवरुद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कै, ख, ज़ै, फै 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कै, ख, ज़ै, फै 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज किसने आरंभ किया था? तो आपका आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी तथा इन्होंने खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 से 1920, सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी द्विवेदी थे। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। दोस्तों युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली को गढ़ने संवारने का कार्य किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक वृहद व्याकरण लिखा। छायावाद युग, जिसका समय माना जाता है 1918 से 1936, वे छायावाद उत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है, हिंदी के मानकीकरण की दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है, जिनमें पहली संस्था क्या है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद उसका तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। तो दोस्तों पहले जानते हैं भारतीय हिंदी परिषद के बारे में। तो भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया था, जिसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बिहारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। दोस्तों इस टॉपिक की हम 2 क्लासेस को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, उसे आप देख लेना। नेक्स्ट, धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बिहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्तरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अब बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, जो इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी को प्रकाशन किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिनमें पहला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर है ऑप्शन डी 1960। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है?
यूपीएसआई परीक्षा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के चैप्टर 1 से संबंधित